हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 सोशल साइंस का व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। मतलब जो किताबें होती हैं और जो टॉम्ब होते हैं, कब्रगाह जिन्हें बोलते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। शुरुआत में हमें एक छोटी सी इंस्टेंस दी हुई है। जो मैरी है वो अपने स्कूल में है और पहली बार लाइब्रेरी के अंदर जाती है, तो वहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े बुक शेल्फ्स को देख के चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी पुरानी किताबें भी होती हैं, जैसे ऋग्वेद वगैरह। ये सभी टाइप्स की किताबें अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, तो उन्हीं वेदों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, पुरानी किताबों के बारे में हम जानेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। आपने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनमें से सबसे जो पुराना वाला है वो कौन सा, 3500 ईयर अगो में बनाया गया या कंपोज किया गया, जिसको हम ऋग्वेद बोलते हैं। और ऋग्वेद के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हिम्स हैं। हिम्स मीन्स होता है जो हमारे मंत्र होते हैं या अच्छी बातें होती हैं, जिनको सूक्त बोलते हैं, वेल सेड। ठीक है, और ये हिम्स जो हैं और इन भगवानों के बारे में लिखी गई थी, गॉड और गॉडेस के बारे में। ठीक है, 3 गॉड्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम पे। उन गॉड्स को कौन कौन को से गॉड थे, वो अग्नि जो कि फायर से रिलेटेड थे, इंद्र जो कि युद्ध में, जो युद्ध के मतलब बहुत बड़े भगवान माने जाते थे, वॉरियर गॉड जिनको बोलते हैं। सोम है, सोम प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद में है दीज हेम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। सेजेस किनको बोलते हैं, ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, उन्होंने ये हेम्स को कंपोज किया था, मतलब लिखा था। ठीक है, और भी जो प्रीस्ट होते हैं वो पढ़ाते थे पहले के टाइम पे। जो भी ऋषि मुनि होते थे, उनके जो शिष्य होते थे, उनको सारी चीज़ें ये हिम्स को याद रखना पड़ता था, लाइन बाय लाइन्स, और एक एक शब्द उनको सभी को अच्छे से पढ़ना होता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय द मैन। और बहुत से जो थे वो ज़्यादातर मैन द्वारा लिखे गए थे, और बहुत ही कम जो कि वुमेन द्वारा लिखे गए थे। ऋग्वेद इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ये हमारा जो वैदिक संस्कृत है, या हम बोल सकते हैं ओल्ड संस्कृत, जो हम आज पढ़ते हैं उससे कई बहुत कुछ अलग था उसमें, उस टाइम पे जो हम वैदिक संस्कृत जो होती थी उस लैंग्वेज में। आगे है हमारा संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत क्या है, हमारी संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। जो लैंग्वेज है ये इंडो यूरोपियन से मिली है। सम इंडियन लैंग्वेजेस, जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस आप लोग जानते होंगे, असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सभी क्या है, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। और कुछ एशियन लैंग्वेजेस, एशिया में कौन कौन से आते हैं, पर्शियन आ जाती है। एंड many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. ठीक है, there are called a family because originally had some words same in common, means यहाँ पे ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सभी लैंग्वेज के अंदर। जैसे संस्कृत के अंदर मात्र, जो माँ को हम बोलते हैं मात्र बोलते हैं। हिंदी में माँ आता है और इंग्लिश में मदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम, माँ और माँ, तो सभी में, तीनों में ही ये चीज़ कॉमन है, तो इसी वजह से ये एक ही फैमिली से लगभग बिलोंग करते हैं। ठीक है, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़? जी हाँ, तो आपने ये माँ मंत्र जो संस्कृत में है और हिंदी में माँ, और ये सभी को नोटिस किया। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कंटेनर बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दे आर यूज्ड टू इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब जो हमारे आसाम, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जिधर अरुणाचल प्रदेश और ये आसाम है, इस तरफ में कौन सी, तिब्बतो बर्मन फैमिली लैंग्वेज वाली ये यूज़ होती है। और जो हमारे साउथ है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी कहाँ पे, ये द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो द्रविड़न फैमिली की है। और जो झारखंड और भी उसी के पार्ट में, सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल जो हमारा इंडिया है वहाँ पे बोली जाती है उसको, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो बोली जाती है वैसे, मतलब जो फैमिली है ये थोड़ी थोड़ी सेम होती है, कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं, इस वजह से हम एक ही फैमिली के बोलते हैं। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। ठीक है, पहले मतलब हर्ड सुनी गई थी, ठीक है, ना कि पढ़ी गई थी। और जो मतलब जो लिखी गई है वो अभी लिखी गई है, लगभग 200 साल पहले। और हमने पढ़ा था कि 3500 ईयर पहले ही इसको जाना गया था, मतलब पढ़ा गया था। बट जो अभी प्रिंटेड फॉर्म में आई है वो लगभग 200 साल पहले ही आई है। ठीक है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस ने जो ऋग्वेद है उसको कैसे पढ़ा था। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल। अब जो क्या होता है, जो भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर कहीं पे भी एक्सकेवेशन होता है या खुदाई होती है, पुरानी जो इमारतें हैं,
तो वहाँ से वो कोशिश करते हैं कि रिटर्न सोर्सेस मिलें, ठीक है। सबसे पहले जो रिटर्न सोर्सेस होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। अब देखते हैं कि वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं। सम ऑफ द हेम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग्स मीन्स जब दो लोग बात करते हैं, जैसे एक और ये यहाँ पे डायलॉग किस किस के बीच में दिया गया है, सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर। यहाँ पे दो नदियाँ हैं, ब्यास और सतलुज और विश्वामित्रा, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग मतलब बातचीत दी गई है, उसको पढ़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये चीज़ देख सकते हैं, अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ऐसे ये लैंग्वेज है वहाँ पर, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ते हैं, लगभग ये 150 साल पहले की लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विश्वामित्रा एंड द रिवर। अब ये भी उसी में से कुछ लाइंस ली गई हैं, जैसे विश्वामित्रा गाते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स। तो जो विश्वामित्रा है वो एक गाना जैसा गा रहे हैं, ठीक है, कि नदियाँ मतलब पहाड़ों से एकदम से नीचे आ जाओ, और जैसे एकदम घोड़े ऊपर से तेज़ी से दौड़ते हुए आते हैं, और एकदम से ये मतलब ये उस टाइम की कहानी की टाइप है, एक पोएम टाइप बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वहीं से लाइंस ली गई हैं। इसके बाद में है हमारा कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट। कैटल क्या होते हैं, जो नॉर्मली जो यूजुअली दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। हॉर्सेस मतलब घोड़ा, और चैरियट मतलब रथ, जिनको हम रथ बोलते हैं। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। अब जो ऋग्वेद है उसके अंदर कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए और हॉर्सेस के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं दी गई हैं, मतलब इनको महत्वता दी गई थी। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन द बैटल्स। हॉर्सेस को, जो घोड़े होते हैं, वो रथ के आगे बांध दिए जाते हैं और फिर लड़ाई लड़ी जाती थी, युद्ध होते थे। तो ऐसे ही आपने देखा होगा महाभारत वगैरह में जो सीन आते हैं वो कैसे आते हैं, रथ के आगे 3-4 घोड़े बंधे होते हैं और फिर युद्ध होता है। बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर द लैंड। अब ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द पेस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एस बारले। अब बारले भी यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। अब क्या है, जो भी लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई किस वजह से होती थी, ताकि लैंड को जीत सकें, और लैंड अगर जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, पेस्चर, जो उनके पास और भी जो जानवर हैं उनको उनके लिए खाना के लिए, ठीक है, जैसे बारले वगैरह ये उगाना, ठीक है, ये सभी चीज़ें। सम बैटल वर फॉट फॉर द वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। और कुछ पानी के लिए भी लड़ी गई थी, और कुछ लोगों को पकड़ने के लिए भी लड़ी गई थी, मतलब बंदी बनाने के लिए लड़ी गई थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leader, some was given to the priest and the rest was distributed among the people. अब जैसे दो क्लैंस होते हैं, मतलब दो ग्रुप्स होते हैं, तो एक ग्रुप, दोनों में ग्रुप में लड़ाई होती थी, और पहले के टाइम पे पैसा तो मतलब कम ही था, तो लोग कैटल के लिए लड़ाई करा करते थे। मतलब जैसे इसके पास यहाँ से गाय को, गौधन जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा महत्व था उस टाइम पे। तो इसी वजह से ज़मीन को लेके और गौधन को लेके और कैटल्स को लेके इन्हीं के बीच लड़ाई होती थी। तो जो राज्य जीत जाता था, मान लीजिए अगर ग्रुप ए जीता है, तो ग्रुप ए में जो कुछ भी जीता गया है तो वो सारी चीज़ें बांटी जाती थी आपस में। जो लीडर है उसको ज़्यादा वेल्थ दी जाती थी, उसके बाद प्रेस्ट को दी जाती थी, और बचा कुचा होता था वो जनता में बांट दिया जाता था। Some of the wealth was used for the performance of the yajnas or sacrifice in which offering were made into the fire. अब क्या होता था, जैसे कुछ जो पैसे मिले हैं, जो युद्ध होने के बाद में, जो अगर युद्ध जीते हैं, तो जो कुछ भी वेल्थ मिली है उसका कुछ पार्ट वो लोग फायर में भी, मतलब एक सेक्रीफाइस, बलि टाइप से देते थे। दिस वर द मेंट फॉर द गॉड एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल ऑल्सो। ठीक है, जो ऑफरिंग होती है वो किससे से रिलेटेड हो सकती है, या तो घी देते थे, या ग्रेन्स को सेक्रीफाइस करते थे, या कभी कभी एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था, मतलब बलि दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। ज़्यादातर क्या होता था, आदमी ही, मैन ही इस वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ द वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब क्या होता था वहाँ पे, कोई रेगुलर आर्मी तो होती नहीं थी, बट कुछ असेंबलीज़ करते थे, मतलब मीटिंग होती थी जहाँ पे वो डिस्कस किया करते थे कि किसको, मतलब कौन कौन स्किलफुल वॉरियर्स हैं और किनको युद्ध में उतारना है। अब नेक्स्ट है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन द टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। अब क्या होता है, उस टाइम पे लोगों को किस ज़रिए से या उनको पहचाना जाता था, उनके काम से लेकर के, जो काम वो करते हैं उससे रिलेटेड उनको पहचाना जाता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस
जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, कहाँ पे रहते हैं, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़, देयर कल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, इससे उनको पहचाना जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदास। अब ऋग्वेद में लोगों को कैसे पहचाना जाता था या कैसे डिस्क्राइब किया जाता था। ठीक है, दो ग्रुप्स थे हु वर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट एंड द समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण। ठीक है, एक तो था ब्राह्मण्स जिनको हम प्रीस्ट बोलते हैं, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, मतलब जो भी पूजा पाठ का काम होता था वो ब्राह्मण लोगों को दिया जाता था, मतलब यही लोग वो काम करते थे। उसके बाद है दीज राजास वर नॉट लाइक द राजास वन यू विल, मतलब इसके बाद में जो राजास होते हैं, राजा वो अभी के टाइम के जैसे हम सोचते हैं राजा जिसके पास बहुत सारी आर्मी होगी, उनके पास वो बहुत शक्तिशाली होगा, उस टाइप का राजा नहीं था, ये अलग टाइप का राजा। ठीक है, ये उनके काम से रिलेटेड था। दे डू नॉट हैव कैपिटल सिटीज़ प्लेसेस और आर्मीज, इनके कोई भी कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, ना ही कोई आर्मी होती थी। ठीक है, ना ही ये कलेक्ट करते थे, टैक्सेस को भी नहीं कलेक्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद में टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब जो कम्युनिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जन। जन हिंदी में उसका मतलब होता है लोग। ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस द अदर वाज द विश। अब विश के बारे में हम आगे जानेंगे, जैसे वैश्य होता था। ठीक है, ये भी एक टाइप की क्या है, एक कैटेगरी है। ठीक है, जो लोगों में जो बांटे गए थे 4 टाइप्स में, उसके रिगार्डिंग हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सेवरल विश और जनास आर मैंशनड बाय द नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन और विश। ठीक है, द भारत जन और द विश। ठीक है, मतलब भारत जन क्या है, भारत के लोग, यदु जन क्या है, यदु के लोग। ठीक है, ये विश है, मतलब एक वैसे एक कैटेगरी होती है। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हेम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज द आर्यन एंड कॉल्ड द देयर अपोनेंट दसास और दस्यूस। ठीक है, अब जिन्होंने समटाइम्स जो लोगों ने कंपोज करी थी, हम्स जो मंत्र बोले थे या जो उसके अंदर में लिखे थे, उनको वो लोग अपने आप को क्या आर्यंस बोलते हैं, आर्यास। ठीक है, और अपने अपोनेंट को दस्यूस, दस्यास या फिर दस्यूस। ठीक है, जो अभी अब आज के टाइम पे जैसे दास बोलते थे, राजा और दास, राजा को जो नौकर होता था उसको हम दास बोला करते थे। तो जो दुश्मन होता था वो उसको हमेशा नीची क्लास का ही सोचते थे। There were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term dasa, the feminine dasi, अब इसके जो फीमेल वर्जन है वो दासी है, came to mean slave. ठीक है, दासी माने स्लेव, जो बंधक बना के रखते हैं। Slaves were women and men who were often captured in the war. अब क्या होता था, जब लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई में जो वुमेन या आदमियों को पकड़ लिया जाता था। अगर एक क्लैन जीत चुका है तो वो दूसरे वाले क्लैन जो हार चुका है वहाँ से बंदी बना के लेके आता था। ठीक है, जिनको फिर अपने घरों में या अपने गांव में काम करवाया जाता था बांध के। ठीक है, मतलब स्लेव, एज अ स्लेव उनके साथ ट्रीट किया जाता था। ठीक है, दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, मतलब उनको अपनी प्रॉपर्टी बना के उन पर काम करवाया जाता था। हु कुड मेक देम टू वट एवर वर्क दे वॉन्ट। अब जो जो राजा जीता है या जो क्लैन जीता है वो क्या करते थे, उस आदमी पे जो चाहे वो काम करवाते थे। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look. अब जब ऋग्वेद कंपोज किया जा रहा था तो नॉर्थ वेस्ट में और भी चीज़ें हो रही थी, मतलब नॉर्थ वेस्ट में जब ऋग्वेद कंपोज किया गया उसके अलावा उसी समय पे और भी चीज़ें हो रही थी। उसके बारे में पढ़ते हैं। द साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। मेगा मतलब होता है बड़ा, लिथ मतलब होता है स्टोन, तो मेगालिथ मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, दे वर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल एंड यूज्ड टू मेक बरियल साइट्स। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and the Northeast and Kashmir. अब जो ये है ये अलग टाइप का बरियल है। बरियल मीन्स जब हम एक कब्रगाह बनाते हैं या टॉम्ब बनाते हैं उसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता है। जैसे ये रहे, ये क्या है, ये एक कब्रगाह है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर्स को लगा के और यहाँ पे ये एक कब्र बनाई गई है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक पाइप, ये अपने यहाँ पे व्हाइल सम मेगालिथिक कैन बी सीन इन द सर्फेस, अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। बहुत सी जो मेगालिथ होती थी बरियल्स वो अंडरग्राउंड भी होती थी। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल और ऑफ स्टोन बोल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे एक बरियल्स होता है, मतलब जहाँ पे एक ग्रेव बनाई गई है उसके साइड में क्या होता था, एक बड़ा सा पत्थर लगा देते थे और उस पर लिख देते थे कि
ये आदमी यहाँ पर है, मतलब जिसकी कब्र बनी है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे होती थी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा भी कहीं कहीं पे मिला है। इसके बाद में है, ये आपने जाना। उसके बाद है अब बहुत सी चीज़ें इनके साथ में। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट ये हो गया, देज आर ओनली इंडिकेशन दैट द बरियल्स बीनीथ देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट मेक मेगालिथ, वी हैव मेड अ लिस्ट हियर। ये चीज़ अलग है। ऑल दिस बरियल हैव द सेम कॉमन फीचर, जनरली द डेड बॉडीज डेड वर बरीड विद अ डिस्टिंक्टिव पॉट विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, अब जो बहुत से जो कॉमन फीचर्स होते थे, मतलब जो ज़्यादातर मिले गए हैं, जो भी टॉम्ब मिले हैं, उनमें कॉमन क्या था, उसके अंदर में मतलब जो इंसान है जिसको दबाया जाता है, जिसको दफनाया जाता है, उसके साथ में ब्लैक और रेड वेयर। रेड वेयर क्या होता है, बर्तन टाइप से, जैसे वॉज हो गया। ठीक है, ऐसे टाइप्स के ये रेड मिलते थे और ब्लैक कलर में मिलते थे। ठीक है, ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन ऑफ द आयरन, कहीं कहीं पे वेपन्स भी मिले हैं आयरन के। ठीक है, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के स्केलेटन भी मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले हैं, ऑर्नामेंट और द स्टोन एंड द गोल्ड, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान जब दफनाया जाता था तो इन सभी चीज़ों को, वेपन हो गया, घोड़े हो गए, जो भी उसको जो बिलोंगिंग थी या जो वो इंसान ज़्यादा पसंद करता था, तो मरने के बाद उसके साथ में उन सभी चीज़ों को दफना दिया जाता था। ठीक है, वॉज आयरन यूज इन द हरप्पन सिटीज़, क्या आयरन यूज़ होता था हरप्पन सिटीज़ में? नहीं, हरप्पन में ज़्यादातर किस चीज़ का यूज़ होता था, कॉपर का। आयरन का हमने ऋग्वेद में सुना है। ठीक है, ऋग्वेद में आयरन का ज़्यादा यूज़ होता था। तो देखिए ये सारे जैसे वेपन्स हैं, ये चीज़ हैं, ये सभी चीज़ें दफना दी जाती थी इंसान के साथ में जब उसे दफनाया जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, अब जो ऋग्वेद अभी हमने जो पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग में अब सोशल डिफरेंसेस क्या क्या होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। अब जो स्केलेटन होते थे, उन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको स्केलेटन भी मिले हैं, तो डेड पर्सन है। अब वहाँ पे उनको डिफाइन मतलब डिस्टिंक्ट करना ये मुश्किल हो जाता था कि ये मैन का है या वुमेन का है, ये चीज़ भी होती थी। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, ये आपको पेज नंबर 13 पे देखना होगा। हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्रह्मगिरी है एक साइट है, यहाँ पर एक स्केलेटन मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को जिसमें 33 गोल्ड बीड्स हैं और 2 स्टोन बीड्स हैं, 4 कॉपर के बैंगल्स हैं एंड 1 कॉन्च सेल। तो ये बताता है कि जैसे जो आदमी ज़्यादा अमीर था उसके साथ में ज़्यादा चीज़ें, मतलब यहाँ पे देखिए 33 गोल्ड बीड्स, तो यहाँ पे सोना भी मिला है और कॉपर के बैंगल्स भी मिले हैं, कॉर्न शेल भी मिले हैं और स्टोन बीड्स भी मिले हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो महंगी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कुछ वहाँ पे अमीर भी होते थे, यही सोशल डिफरेंस है, अमीरी और गरीबी, मतलब अमीर लोग भी थे कुछ और गरीब भी थे। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड। ठीक है, ये स्टेटस का डिफरेंस भी होता था, यही स्टेटस का डिफरेंस था कि कुछ लोग रिच थे और कुछ पुअर थे। सम शेफ्स वर अदर्स फॉलोअर्स। Were some burial spot meant for certain families? Sometimes मेगालिथिक contain more than one skeleton. कभी कभी को क्या होता था, कोई एक मेगालिथ है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिला है, तो ये माना जाता था कि जैसे एक फैमिली का कोई एक मेंबर उसको दफनाया गया तो कुछ टाइम के बाद में उसी फैमिली से रिलेटेड, मतलब उसी की जो फैमिली है उसी में से जब अगर कोई और पर्सन की डेथ होती है तो उसको भी सेम उसी जगह पे बरीड किया जाता था, वहीं पे दफनाया जाता था। तो ये माना जाता है कि क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे और बाद में धीरे धीरे जब उनकी डेथ हो गई तो सभी को एक ही जगह पे बरीड किया गया। द बॉडीज ऑफ द हु वर डेड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव एंड थ्रू द पोर्ट होल्स, मतलब वहाँ पे एक पोर्ट होल्स मतलब एंट्रेंस भी बनाया जाता था। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा सा ये बना दिया जहाँ पे लोगों को दफनाना है और यहाँ पे क्या होता था, एक पोर्ट होल बनाया जाता था जहाँ से बाद में एंट्री होती थी और दोबारा से दफनाया जाता था लोगों को एक एक करके। तो ये पोर्ट होल्स भी बनाए जाते थे। स्टोन सर्कल बोल्डर प्लेस ऑन द सरफेस प्रॉपर्ली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट। अब जैसे हमें ऊपर बताया गया था साइन पोस्ट भी बनाए जाते थे, मतलब बरियल साइट पे एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसके ऊपर वो डिटेल्स लिखी जाती थी किस फैमिली से कौन कौन पर्सन यहाँ पे दफनाए गए हैं, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेयर दे वांटेड टू। ठीक है, ताकि जैसे हमें अगली बार जिसको दफनाना हो उसी सेम फैमिली से, ताकि हम उसे उसी जगह पे दफना सकें, सेम जगह पे। ठीक है, अ स्पेशल बरियल एट द इनाम गाँव। फाइंड इनाम गाँव, एक इनाम गाँव भी साइट है। ठीक है, द रिवर घोद अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, तो रिवर जो ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की, द रिवर घोद अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा।
ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर अगो। हियर अडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। अब ये जो साइट मिली है रिवर घोद नदी के पास में, ज़्यादातर 3600 ईयर्स अगो और 2700 ईयर्स अगो में ज़्यादातर यहाँ पे अडल्ट को, जो युवा लोग हैं, उनको ही यहाँ पे ग्राउंड में बरीड किया गया था। लेड आउट स्ट्रेट विद हेड टुवर्ड द नॉर्थ। हेड उनका नॉर्थ की तरफ रहता था और पैर उनके साउथ की तरफ में होते थे यहाँ पे, ठीक है। इस पोजीशन में उनको कब्र के अंदर रखा जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। अब यहाँ पे वेसल्स वगैरह और सारी चीज़ें भी इनके साथ में रखी जाती थी। वन मैन वाज फाउंड बरीड विद अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5-room हाउस। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा इंसान भी मिला था जो कि 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-room हाउस, मतलब बहुत बड़ी उसकी कब्रगाह बनाई हुई थी, वो भी उसमें एक ही इंसान था। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। अब मतलब बहुत ही बड़ा उसके अंदर में ग्रेनरी भी थी, मतलब जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं जैसे ग्रेन्स वगैरह। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, मतलब बॉडी को ऐसे करके क्रॉस लेग्ड पोजिशन में रखा गया था, पैरों को एक साथ एक के ऊपर एक रख के। अब वॉट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस। अब स्केलेटल की स्टडीज़ से हमें क्या पता चलता है, जैसे इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम द स्मॉल साइज़। अगर हमें जानना है, जैसे आर्कोलॉजिस्ट भी देखते हैं, तो अगर कोई छोटा स्केलेटन है तो हम जान लेंगे कि एक बच्चे का स्केलेटन है, बट अगर कोई बड़ा स्केलेटन है और अगर गर्ल और बॉय में डिफ्रेंशिएट करना है तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये चीज़ भी की जाती थी कि ये एक मैन का स्केलेटन है या वुमेन का स्केलेटन है, तो इस चीज़ को कैसे देखा जाता था। इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी पहन रखी है किसी भी स्केलेटन ने तो हम जानते थे कि ये वुमेन का होता था, लेकिन उस टाइम पे मेन भी ज़्यादातर ज्वेलरी पहनते थे। तो हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस। तो ये जो ट्रिक है या जो ये तकनीक है ये फेल हो चुकी थी कि ज्वेलरी अगर पहन रखी है तो वो वुमेन का स्केलेटन है। तो इसके अलावा एक और तरीका था उनको फाइंड आउट करने का था कि ये मैन है या वुमेन है। By the better way for figuring out the sex of the skeleton is to look at the bone structure। तो जो skeleton का bone structure होता है, the hip और the pelvic area, जो hip के पास में जो pelvic area होता है वुमेन्स में वो generally larger होता है as compared to the men। क्यों? क्योंकि वुमेन्स को जो चाइल्ड है बेबी उसको बियर करना होता है, इस वजह से। तो ये pelvic area में जिसमें ज़्यादा है वो वुमेन है, और जिसमें जो कम है एज कंपेरिजन तो वो मैन की स्केलेटन है। देर आर डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। अबाउट 2000 ईयर अगो देर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम चरक हु रोट अ बुक ऑन द मेडिसिन नोन एज अ चरक संहिता। ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन। अब कुछ टाइम पहले, लगभग 2000 साल पहले, एक जो फिजिशियन है चरक, उनका नाम था चरक, उन्होंने एक किताब लिखी थी चरक संहिता। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 360 बोन्स होती हैं। ठीक है। इज़ अ मच लार्जर नंबर बोन देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न एनाटॉमी। अब जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे 360 कैसे हो गई। तो चरक ने क्या किया था, चरक ने जब काउंटिंग की थी तो उन्होंने दांत भी गिन लिए थे और जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको भी गिन लिया था, और कार्टिलेज जो शरीर के अंदर होते हैं उनको भी गिन लिया था। ठीक है। तो इस वजह से 360 बोन्स उन्होंने बताई थी। अब है ऑक्यूपेशन एट द इनाम गाँव। मेनली जो ऑक्यूपेशन थे, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वार्ले, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम, बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शोज दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के सीड्स मिले हैं, जैसे गेहूँ है, पल्सेस है, मिलेट है, इन सभी चीज़ों के सीड्स मिले हैं। तो ये क्या बताता है कि वहाँ पे फार्मिंग भी की जाती होगी। और बोन्स मिले हैं विद अ कट मार्क्स में, मतलब उनको एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता होगा जानवरों को। ठीक है। खाया भी जाता होगा। और कैटल्स में इंक्लूड होते थे बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी। तो यहाँ पे मेनली जो उनका काम था वो क्या था, चरवाहे और फार्मिंग। ठीक है। और देयर इज़ एविडेंस ऑफ फ्रूट सच अ बेर, आंवला, जामुन, ये सारी चीज़ें भी कलेक्ट करी गई थी वहाँ से। तो फ्रूट्स वगैरह भी वो उगाते थे। ठीक है। इसके बाद में है हमारा, अभी चैप्टर हो चुका है ख़त्म। इसके बाद में मेनली जो ऑक्यूपेशन था वो आपको समझ आ चुका होगा। एल्सवेयर भी पढ़ लेते हैं जो आगे ये चैप्टर में ही है, हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ लेते हैं। वन चाइना इन योर एटलस और अराउंड 3500 ईयर अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द राइटिंग्स इन चाइना। ठीक है। लगभग 3500 ईयर अगो हमने चाइना की जो राइटिंग्स हैं वो
मिली थी। दिस राइटिंग वर ऑन द एनिमल बोन। अब ये जो राइटिंग्स हैं, मतलब जो चाइनीज़ लैंग्वेज की जो राइटिंग्स है वो एनिमल बोन के ऊपर मिली थी। मतलब और इन बोन्स को ओरेकल बोन्स बोला जाता था, क्योंकि ये फ्यूचर टेलर थी। मतलब इनसे जो कुछ लोग थे वो इनसे भविष्यवाणी करते थे। इन्हीं जो ओरेकल बोन्स होती हैं, मतलब इन बोन्स के ऊपर पहले कुछ लिखा जाता था कि जैसे कौन बैटल जीतेगा, कौन लड़ाई जीतेगा, ठीक है, या हार्वेस्टिंग गुड होगी, मतलब खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद में मतलब क्वेश्चन लिखते थे हड्डियों के ऊपर में, और फिर उसे आग के अंदर डाल दिया जाता था। द बोन्स वर पुट इनटू द फायर एंड द क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। अब जब वो जलती थी तो उन पे क्रैक आ जाते थे, और जो फॉर्चून टेलर होता था, जो भविष्यवाणी बताता था, वो इन क्रैक्स को पढ़ के उनको फ्यूचर प्रिडिक्ट करता था, ठीक है। इसके बाद में और कई बार इसमें मिस्टेक्स भी हो जाती थी। दीज किंग्स लिव्ड इन द पैलेस इन द सिटीज दे amassed vast quantities of the wealth, including large elaborated decorated bronze vessels. However, they did not know the use of the iron. अब मेन चीज़ यहाँ पर थी, आयरन का यूज़ नहीं पता था चाइना के अंदर 3500 ईयर्स अगो में, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर में जो आयरन है उसका यूज़ करना शुरू हो चुका था, मतलब इसकी जानकारी हमें मिल चुकी थी। तो आपका चैप्टर होता है ख़त्म। आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।